नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है और अलग अलग वजहों से अभिभावकों से मोटी मोटी रकम वसूल की जा रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों से एनुअल फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस और ऐसे न जाने कितनी वजहों से फीस वसूल कर रहे हैं और इतनी फीस देने के बावजूद भी बच्चा आपका सफल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस और अलग अलग चार्जेस की वजह से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पाते। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 स्कूलों को नोटिस भी थमाया है, लेकिन कोई खास असर मिलता देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों की मनमानी के पीछे अधिकारियों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। स्कूलों की इस मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अब यहां शिक्षा के नाम पर खुली लूट चल रही है। अलग अलग वजहों से अभिभावकों से मोटी मोटी रकम वसूल की जा रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों से एनुअल फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस और ऐसे न जाने कितनी वजहों से फीस वसूली जा रही है और इतनी फीस देकर भी बच्चे के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 स्कूलों को नोटिस भी थमाया है, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। स्कूलों की इस मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। हम लोगों ने, आपको पता है, पूर्व में भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर जो भी पुस्तक विक्रेता जो विद्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए और इसमें निरीक्षण हमने किया भी था। 22 स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जिसमें जिन विषयों की एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, एक तो उसको एनसीईआरटी की ही लगाना है। बहुत अपरिहार्य हो तो एनसीईआरटी से इतर लगाया जाए, लेकिन प्रयास ये हो कि उसका दर जो है एनसीईआरटी के समतुल्य हो। इसके अलावा इस जो आज मांग पत्र दिया गया उस पर हम लोग बिंदुवार विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें हैं वो एनसीईआरटी की ही लगेंगी। जो रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं, जैसी आज बात आई है, जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती है, सिर्फ उन्हीं किताबों को दूसरे स्कूल मतलब उसमें अपने पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज है या ग्रामर है या मोरल साइंस की है, उस तरह की किताबें ही जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती उन्हीं को लगाते हैं। देखिए, जो आरटीई का है, एक तो पूरी हमारे यहाँ प्रक्रिया उसकी ऑनलाइन है और हम लोग उसमें आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि कहाँ पर उनको एडमिशन लेना है, तो हम सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन बेसिस पर ही उसका अलोकेशन करते हैं। वो हमने किसी भी स्कूल के हाथ में नहीं दे रखा है कि वो किसी बच्चे का एडमिशन सीधे लें, उसका हम यहीं से कर करके और यहीं से आवंटन करते हैं। शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दी है, एक ज्ञापन दिया है कि आप तत्काल एक तो फीस से लेके, ड्रेस से लेके, किताबों से लेकर के पूरे एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेटरी कमेटी बनाइए, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बड़ी जल्दी एक रेगुलेशन कमेटी बना करके उसको फाइनल करके एक्टिव कर देंगे। दूसरा, हमने इनको कहा है कि जो भी स्कूलों की मनमानी है, चाहे फीस न देने के कारण बच्चों को मेंटली हैरेस करने वाली बात हो, चाहे हर साल सिलेबस बदल देने की बात हो, हमने तमाम चीज़ों को कहा है कि कोई भी बोर्ड हो वो राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकार को इन सारे किसी भी बोर्ड से पढ़े, लेकिन इस तरीके की मनमानी और शिक्षा के नाम पे लूट वसूल बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के एक निर्णायक जंग छेड़ेंगे।
वहीं राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों की मनमानी के पीछे अधिकारियों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार से 4 मुख्य शिक्षा अधिकारियों समेत 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये अधिकारी राज्य के निजी स्कूलों में NCERT के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगा रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए एक धर्म ग्रंथ है। अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने आम जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए NCERT लागू किया है। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ गई है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें, और जिन स्कूलों ने NCERT के विपरीत जाके महंगी किताबें लगाकर अभिभावकों को ठगने का काम किया है। सरकार क्या कर रही है हम बखूबी जानते हैं। जब मैं 2007 में विधायक बना था, बड़े गर्व से कह रहा था कि हमारा राज्य जो है केरल के बाद सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। और आज जब मैं स्थितियां देखता हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ, हम 33वें नंबर में चले गए हैं पूरे भारत में। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, किस चीज की बात करें। जो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बनाते हैं, अपने सरकारी स्कूलों में तो वो नियम इनने पालन करने रखे। ये प्राइवेट स्कूल से कहते हैं CC कैमरे लगने चाहिए, इनके अपने सरकारी स्कूल में CC कैमरे एक भी नहीं है। लड़कियां तो वहां भी पढ़ती हैं, बच्चे वहां भी पढ़ते हैं। ये कहते हैं टॉयलेट्स होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल में तो टॉयलेट्स बन गए, इनके टॉयलेट्स में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। तो व्यवस्थाएं सरकार को ठीक करनी चाहिए। देखिए, शिकायतें मिलती हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ अभिभावकों के साथ में स्कूल प्रबंधन के द्वारा ज्यादती की जा रही है, बच्चों के से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, और जो उनकी जो किताबें हैं वो महंगी दी जा रही हैं। तो ऐसे विषय आते हैं, सरकार संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है। जहाँ कहीं भी इस तरीके की शिकायतें आएंगी तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग इस काम को देख रहा है। जिला में जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार इन माफियाओं के आगे झुकती नजर आती है? क्यों ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों तक धामी सरकार ने अपने ही पूर्व शिक्षा मंत्री की मांग को नहीं माना? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी ही महंगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर लूट क्यों। प्राइवेट स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है फीस को लेकर उसका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल हर एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करा सके, तो जाहिर सी बात है उसे प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की क्या हालात हैं ये मुझे लगता है हर कोई जानता है। और ये महज उत्तराखंड की ऐसी स्थिति नहीं है शिक्षा को लेकर, या प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस या धनुगाही को लेकर। ये मुझे लगता है पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी ही नज़र आ रही है। प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल करते हैं, जिससे अभिभावक परेशान हो गए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश चमोली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमलेश उनियाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुपम खत्री UKD प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही समाज सेविका हैं सोनिया आनंद जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम खत्री जी, आज शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने अल्टीमेटम भी दिया है, UKD ने अल्टीमेटम दिया है
जो मनमानी वसूली जा रही है, फीस उगाही की जा रही है मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूलों की, शिक्षा के नाम पर ये लूट आखिर क्यों? देखिए, ये शिक्षा के नाम पे जो लूट हो रही है उसका सबसे बड़ा जो रीजन कल हमें बैठने के बाद महानिदेशक साहब के साथ समझ में आया, वो ये आया कि कोई लगाम ही नहीं है। अब एक घोड़ा जो बहुत तेजी से दौड़ता है उसके ऊपर लगाम ना हो तो वो कहीं भी बेपरवाह तरीके से जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है फंडिंग। जब चुनाव का दौर आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े स्कूल्स फंडिंग भी करते हैं। इसमें दोनों शामिल है, कांग्रेस भी और भाजपा भी, अछूती नहीं है। अगर आंतरिक रूप से जाके देखेंगे, अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कई ऐसे भाजपा के बड़े नेता हैं जिनके अपने स्कूल्स भी हैं या उनकी वहां पे शेयरिंग्स हैं। तो इस तरीके से ये भी जाहिर होता है कि आज 22 सालों में राज्य को बने हुए लगातार, अभी मैं करण मेहरा जी की बात सुन रहा था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, वो कह रहे थे कि भाई सरकारी स्कूल में कैमरे नहीं है, प्राइवेट को लगाने को कहते हैं, वहां टॉयलेट नहीं है, यहाँ कहते हैं। तो क्या ये भूल गए हैं कि इस राज्य में ये भी तो सत्ता में बैठ चुके हैं? उस समय इन्हें किसने रोका था करने के लिए? और आज सरकारी स्कूल 3000 के करीब यहाँ उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। जब हम कल बैठे, हमारी बातचीत हुई थी, तो हमें भी ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे बंशीधर तिवारी जी कि भाई सरकारी स्कूलों की तरफ भी देखना चाहिए। तो मैंने कहा मैं खुशी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन उसका मानक क्या है, लेवल क्या है, कहां तक उसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहें भली टीचर्स के पास हैं। टीचर्स को, सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वर्किंग वो शून्य करता है। अब प्राइवेट स्कूल की तरफ जब रुझान बढ़ता है तो प्राइवेट स्कूल के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार की ना तो कोई समिति बना रखी, ना प्रॉपर रूल रेगुलेशन है। कोई अगर शिकायत करने पहुंच गया और वो सक्षम हुआ तो उसकी शिकायत पे कार्रवाई होगी, नहीं तो आम अभिभावक लोगों को तो अपने बच्चों की भविष्य की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि स्कूल वाले फिर रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, वो उसके बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा को लेकर, शिक्षा और चिकित्सा दो सबसे अहम सब्जेक्ट हैं किसी भी प्रदेश या किसी भी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, शिक्षा अगर सही नहीं होगी तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? आज जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, आपने अभी अरविंद पांडे जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, आपने उनकी भी बाइट इसमें लगाई है। अरविंद पांडे जी बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी हमने लागू करवाया, लेकिन वो खुद जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उधम सिंह नगर जिले से, मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक आरटीआई कार्यकर्ता थे जिन्होंने उधम सिंह नगर के कई स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग में की थी, जहां पे कबूतर के दबड़े खाने की तरह क्लास रूम्स हैं, वहां पे ना तो प्लेग्राउंड है, ना वहां पे पार्किंग है, क्लासेस में रोशनदानों तक की व्यवस्था सही नहीं है, खिड़की तो दूर की बात। और अपने को जबरदस्त क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री कहने वाले अरविंद पांडे जी अपने ही जिले के एक भी स्कूल को सही नहीं कर पाए। पूरा कार्यकाल उन्होंने निकाल दिया। और वो सारी शिकायतें कहाँ चली गई? अब एनसीईआरटी के जो सिलेबस की ये बात कर रहे हैं, वो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि वो बहुत वीक है, उस सिलेबस को आप सही कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए। अब एक तरफ इन्होंने सस्ती शिक्षा देने के नाम पे, सस्ता बैग देने के नाम पे एनसीईआरटी लेके आए, और दूसरी तरफ रेफरेंस बुक के नाम पे महंगी हो गई किताबें, 700 800। अब एक 4th 5th में पढ़ने वाले बच्चे का अगर स्कूल बैग 10,000 का हो जाएगा और किसी अभिभावक के 2 बच्चे हों, बिल्कुल तो जाहिर सी बात है, कहाँ पहुंच गया? जाहिर सी बात है, वो सोचने वाली बात भी है। कमलेश उनियाल जी, आपके पास आएंगे। शिक्षा के नाम पर ये लूट जो हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में हर कोई पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं कम, अव्यवस्थाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जो मानक हैं वो कैसे हैं सभी को पता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख किया जाता है। वहाँ के स्कूलों की हालांकि इतनी फीस नहीं होती है, इतनी सैलरी नहीं होती है, लेकिन अभिभावकों की जेब ज़रूर भारी होती है। जिस तरीके से फीस ली जाती है, एनुअल चार्जेस इतने हाई फाई होते हैं, जितने बेहतर स्कूल में आप जाएंगे उतने ही हाई फाई चार्जेस, क्या कहेंगे? और जो अभी अनुपम खत्री जी ने कहा, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इंक्लूड किया है, फंडिंग भी एक वजह है। अनम्यूट करिएगा कमलेश जी।
कमलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए, कमलेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पास आएंगे राजेश जी। राजेश जी, प्राइवेट स्कूल जो मनमाने तरीके से धन कर रहे हैं, फीस वसूल रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? प्रतिक्रिया। अनम्यूट करिएगा। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 सोनी जी जी जी। देखिए सोनी जी, ऐसा है कि दुर्भाग्य है इस राज्य के, पिछले 6 साल हो गए और मेरा मानना है कि देखिए सरकारें जिस प्रकार, अनुपम खत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को दोष देने से अच्छा है कि आप भी दोनों सरकारों में सहभागिता आपकी भी रही है, इसको आपको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम सब की कितनी सहभागिता रही है इसीलिए रमेश तो चौधरी? अल्टीमेटम कितनी दिया है, सहभागिता? इस मुद्दे को बखूबी सिर्फ उठा 2 भी साल रहे भाजपा हैं, के यूकेडी उठा रही है इस हम 20 मुद्दे सालों को। से नहीं बैठे हुए हैं। ये लॉजिक बिल्कुल यहाँ मत दीजिए। 20 सालों से यूपीडी वहां नहीं बैठा है। सहभागिता की अगर बात करेंगे तो दिवाकर भट्ट जी का कार्यकाल चलिए, बताया बाद है में आपको। अनुपम जी जवाब दे लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। जितने भी शुरुआती दौर हुए हैं वो यूकेडी वालों की ही जीत पे हुए हैं। नहीं नहीं, आपको ये छोड़ के दूसरी बात बताइए ना, ये बिल्कुल एडमिट नहीं होगा आपका लॉजिक। ये सहभागिता हमारी कोई लॉजिक, ये लॉजिक बिल्कुल एडमिट नहीं है आपका। उत्तराखंड में राज किया, ये आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते कि हम भी सहभागिता रहे और हम लोगों ने उसमें इस तरह की सहभागिता, हमारी सहभागिता तो आज आप देख ही रहे हैं, हम तो आज भी लगे हुए हैं। बात करते हैं 3 और 2 विधायक के साथ आपने लेके जो गेम राष्ट्रीय दलों ने खेला, डिबेट चेंज हो जाएगी। आप मुख्य मुद्दे पे रहिए। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। 6 साल में जो एक डाटा आया है, 33वें नंबर पे हम शिक्षा में, पूरे देश में हमारा जो राज्य का स्तर है शिक्षा का, इतना निम्न स्तर हो चुका है कि 33वें राज्य हम हैं। आप देखिए, और जो सरकार की मनमानी है सोनी जी, वो सामने है। 28 मार्च को उत्तराखंड में विद्यालय खुलते हैं और तमाम अभिभावक जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि सभी लोग, जब 28 मार्च को जब स्कूल खुलना था, उससे पहले तमाम लोग स्कूल ड्रेस हो, चाहे फीस हो, चाहे बुक्स हो, तमाम लोग ले चुके थे। उसके बाद आप देखिए 7 तारीख को उत्तराखंड के तमाम लोग, या उत्तराखंड की सरकार या उसके मंत्री या आज जो अधिकारी बोल रहे हैं, 7 अप्रैल के बाद जागते हैं और पेपर में तब तक एक हेडिंग छप चुकी होती है कि अभिभावक लुट गए और अफसर और मंत्री कुर्सी से हिले तक नहीं। ये अमर उजाला की हेडिंग थी 7 अप्रैल की। अब आप आंकलन कीजिए, जब आपको पता है नई शिक्षा नीति आप लागू कर रहे हैं उत्तराखंड में, और आपको पता है कि राजेश जी, मतलब सरकार की लापरवाही है। निश्चित है, आपके सामने है। इसलिए है कि भाई आपको पता है 28 मार्च को स्कूल खुल गए, सभी, मैंने बोला, चाहे जो प्राइवेट निजी स्कूल में एडमिशन करा रहे, वो तमाम व्यवस्थाएं अपने बच्चों की पूरी कर सकते, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना था। लेकिन सरकार की नींद, उसके अधिकारियों की नींद 7 अप्रैल को जागी और 7 अप्रैल के बाद एक चिट्ठी जारी होती है कि स्कूलों की मनमानी नहीं सही जाएगी। भाई, जब हम लुट चुके हैं, जब अभिभावक उत्तराखंड का लुट चुका है, अब क्या मनमानी रह गई आपकी सरकार? सबसे पहले तो सरकार इस पर जवाब दे। दूसरा ये है सोनी जी, हमें उत्तराखंड में 2015-16 में जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे, तो हमने उस टाइम एक फीस एक्ट बनाने की एक ड्राफ्ट एक्ट उस टाइम बनाया था। और उस टाइम MC जोशी जी उत्तराखंड के मुख्य, मतलब उसके सचिव हुआ करते थे शिक्षा के। उस टाइम एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था कि एक मानक तैयार किया जाएगा फीस एक्ट के तहत कि तमाम विद्यालयों की फीस में नियंत्रण होगा, उनकी जो बुक्स का जो पब्लिकेशन होगा उस पर नियंत्रण होगा। लेकिन क्योंकि 2017 में जब सरकार बदली, उसके बाद इस सरकार ने भी कहा हम फिक्स एक्ट लाएंगे। लगातार 5 साल तक हमारे अरविंद पांडे जी भी सरकार में रहे, मंत्री रहे, लेकिन वो कुछ लागू नहीं कर पाए। उसके बाद 2022 में राज्य विद्यालय अब तक कोई बदलाव नहीं आया। आते हैं आपके पास की घोषणा हुई, राज्य कमलेश जी, मानक प्राधिकरण। कमलेश जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल आपसे है, पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल धन उगाही कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं? विपक्ष का आरोप। मुझे लग रहा है कमलेश जी को अनम्यूट बटन ही नहीं दिख रहा है। को ढूंढ रहे हैं स्क्रीन पे। कमलेश जी, अनम्यूट करिएगा अगर आपको आवाज मिल पा रही है, क्योंकि जवाबदेही आपकी है। जो कैमरा आया कुछ धुंधला सा है, फोटो मेरी क्लियर नहीं आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं आपको। सवाल आपसे है हमारा,
कि सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों से धन उगाही की जा रही है, अभिभावकों से मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। देखिए, मैं जो प्राइवेट स्कूलों का जो प्रकरण है कई टाइम से, क्योंकि हम सब जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के बच्चे आज किसी स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत शुरू से ही चली आ रही है। इसके उपरांत हमारी स्टेट या उत्तराखंड सरकार के माध्यम से जब इस तरह की शिकायतें लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या डायरेक्ट किसी के द्वारा शिकायत करके, पूर्व में भी जब अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री थे, अभी धन सिंह रावत जी हैं, निरंतर अभिभावकों की एक शिक्षा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्कूल अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए ताकि एक नियंत्रण हो। कौन कसेगा कमलेश जी? हाँ, वही मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। तो इसी मद्देनजर हमारी जो सरकार की 2022 की अगर हम लोग लगातार बात करते तो इसके ऊपर पेक्ष में कार्य किया जा रहा है। इसमें हर जिले में हम लोगों ने शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, और शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से टोल फ्री नंबर दिया गया है। और उसके अलावा सीईओ होता है, अध्यक्षता में कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी, और उस कमेटी के माध्यम से लोगों की जो शिकायतें हैं और उनके निवारण हेतु तो तत्काल उसमें एक्शन किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जब ये शिकायत आई इस तरह से, तो करीबन आप ये लगा लीजिए जो हमारी जो ये अगर कमलेश जी, पहली बात तो एक चीज क्लियर कर दें कि यहाँ पर महज 2 स्कूल नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से 22 स्कूलों को नोटिस थमाया जा चुका है। 256 में है ना वही जी। तो ऑलमोस्ट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। हाँ कमलेश जी, टोटल 5396 निजी विद्यालय हैं उत्तराखंड में, और सिर्फ देहरादून के 10-12 विद्यालय पर अगर छापा मार के आप कहें कि हमारी सरकार कर रही है, सर 6 साल। कमलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी कमलेश जी, बात पूरी करिए। कब होगी कार्रवाई? जी मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, मैं पूरी कर रहा हूँ। जो आपने संख्या करी 5396 स्कूलों की जो प्राइवेट सेक्टर में संख्या करी गई है, जो बताया गया है, हमें ये संज्ञान में, और आप ये तो हर डोमेन में पता है कितने प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन मैं एक चीज, जिस तरह हमारी सरकार के सम्मुख जिस समय आया है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई हुई। कार्रवाई के उपरांत उसको नोटिस भी किया गया स्कूलों को। और ऐसा नहीं है, इसके अंतर्गत पूर्व में भी हमारी जो सरकार है, चाहे हम 2017 की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो अपर माध्यम शिक्षा निर्देशक के में जो फीस वृद्धि का जो प्रकरण बार बार आया था, उसमें 22 अप्रैल 2022 को सीएम को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें ये दिया गया है कि प्रत्येक जो स्कूल है, उन स्कूलों में कहीं ना कहीं इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उस पर आज कार्रवाई भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, और इसमें जल्द ही नियम भी बनने वाला है, और उसका सख्ताई से पालन भी होगा। अब आपके जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्कूल संचालक और जो अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है अभिभावकों से, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर कोई अपना बच्चा एक बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहता है और प्राइवेट स्कूलों का रुख करता है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई जो है वो बेहतर होती है, ऐसा मानना है। सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वहां पर जो सरकारी टीचर होते हैं उतनी जिम्मेदारी से नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से धन उगाही की जा रही है, जो एनुअल फीस, तमाम ऐसे चार्जेस वसूले जाते हैं, इसको लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। संगीता शर्मा, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, शिक्षा के नाम पर जो मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है, इसकी क्या वजह मानती हैं? हालांकि कई वजह निकलकर सामने आई भी हैं। वजह बहुत सारी हैं। देखिए, पहली वजह तो ये है कि आप जितने भी सरकारी स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूल देखेंगी राज्य में, वो या तो किसी नेता के रिश्तेदार के होंगे या नेताओं के। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके चलते जो शिकंजा कसा जाना चाहिए वो नहीं कसा। अनुपम जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी में देखिए, अभी राजेश जी ने भी बात की कि ड्राफ्ट आया, फीस ड्राफ्ट, फिर उसके बाद राज्य प्राधिकरण का भी नियम बनना था कि जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो दोनों सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानते, क्योंकि दोनों ही सरकार यहाँ रही है। देखिए सोनी जी, अगर सरकारी स्कूलों की हालात, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी गुणवत्ता इतनी बेहतर हो, तो जो ये शिक्षा माफिया है ये इतना पनप नहीं पाएंगे। लेकिन आप सरकारी स्कूलों के हालात देखिए कि 3000 स्कूल बंद हो जाते हैं उत्तराखंड में,
और जो हालात है, कहीं छत गिर रही है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं है, एक 17 बच्चे, 20 बच्चे विद्यालय से नाम कटा लेते हैं। तो यहाँ के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? जब आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं करेंगे तो बेहतर हो भी जाएंगे तब भी कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं, मैंने देखा है, मैं आंखों देखा हाल बता रही हूं कि वहां के टीचर्स अगर उन्हें जब छुट्टी चाहिए वो जाते हैं, समय पूरा नहीं देते हैं, बच्चों की क्लास अटेंड नहीं करते हैं और वो प्रिंसिपल को खुश करने की कोशिश करते हैं, बस अटेंडेंस सीट को कवर करते हैं और खुद अपने बच्चे नहीं पढ़ाते। तो और कोई क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चे? देखिए सोनी जी, ये हर सरकार पर लाजमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। हमने दिल्ली में काम किया है सोनी जी। देखिए दिल्ली में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं देखिए, दिल्ली के सरकारी जो टीचर्स हैं वो फिनलैंड तक ट्रेनिंग करके आए हैं। तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, जब दिल्ली सरकार कर सकती है तो उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर सकती? जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आप उनके सभी सरकारी स्कूलों के हालात देख लीजिए। हमने तो सब कुछ किया, हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल दिया और वो विश्व में भी चर्चित 26,000। अनुपम जी आते हैं। मैं संगीता जी की एक बात के साथ और थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं सरकारी, यहाँ 3,000। मैं वही कह रही हूँ कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। चाहे हम गुजरात की ही बात कर लें, जहाँ बीजेपी का लगातार शासन रहा है, वहां स्कूलों की हालात बहुत बदतर है और नकली स्कूल में माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठना पड़ता है। तो आप देखिए, जब आप शिक्षा माफियाओं को पनपाने का काम करेंगे, क्योंकि आपको वहां से एक मोटा कमीशन मिलेगा, तो आप कैसे, आपकी नियत होगी कि आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को अच्छा करें। क्योंकि जब सरकारी स्कूल बेहतर होगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां डालेंगे, क्योंकि उनकी एक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। इस महंगाई के समय एक एक अभिभावक पे इतना बोझ पड़ रहा है। आप सोनी जी फेसबुक उठा करके देखिए, अभिभावक किस तरह से अपनी शिकायतें लिख रहे हैं, किस तरह से, लेकिन सरकार जागने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार में जो लिप्त लोग हैं, विद्यालय उन्हीं के हैं। कह देना कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए जो आप एक ड्राफ्ट है तैयार कीजिए, एक मानक बनाइए, एक नियम लेकर के आइए, जिससे कि बिल्कुल स्कूल शिक्षा का नहीं बल्कि धन उगाही का अड्डा बन चुका है। इस बात को बखूबी कहा जा सकता है जिम्मेदारी के साथ। आपके पास आएंगे सोनिया आनंद जी। अगर देखा जाए, और शायद मुझे लगता है जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की जो फीस में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए हर अभिभावक दो बच्चों को पढ़ा पाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। एक बच्चा, क्योंकि ये तमाम ऐसे स्लोगन आए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और अगर स्थिति ऐसी है प्राइवेट स्कूलों की, इस तरीके से मनमाने तरीके से फीस लेंगे तो कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया? सोनिया जी। फेल हो रहा है इंडिया, ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं कि बीजेपी की सरकार में अगर आप 17,000 स्कूल जो है यूपी में बंद हो रहे हैं और 3,000 स्कूल उत्तराखंड में बंद हो रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई शर्म की बात बीजेपी के लिए नहीं हो सकती है। आज हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा बनना चाहिए, एजुकेशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ गई वो प्रायोरिटी बीजेपी की? जिस वादे के साथ बीजेपी आई थी वो वादा तो बीजेपी का विफल हो गया। और बात करना चाहूंगी कि आज आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह से देवभूमि के दंगल में आपने ये एजुकेशन का मुद्दा उठाया, आपसे भी विनती करना चाहूंगी कि मुद्दा कम से कम आपको 2-2.5 महीने पहले उठाना चाहिए था, ताकि कई बार उठाया गया है सोनिया जी, कई बार उठाया गया है। स्कूल वाले जो हैं वो मनमानी ना कर पाते। आज तो हर बच्चे ने किताबें खरीद ली हैं, किसी ने उधार लेकर, किसी ने कर्ज लेकर के उधार। जो बेचारे गरीब लोग हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड बने, उन लोगों ने कैसे भी कर करके जो है किताबें, पुस्तकें, बैग, यूनिफॉर्म्स ये सब खरीद ली हैं। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि इस बात को भी मैंने आज से 2.5 महीने पहले जब मैं अपने बच्चों की पुस्तकें खरीद कर लाई थी, तो मैंने इसे सबसे पहले फेसबुक के माध्यम से लिखा था और मुझे लोगों के बड़े अच्छे वो आए थे, रुझान दिए थे लोगों ने कि भाई किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और आज बड़ी शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए। देखिए, मैं तो एक समाज सेविका सबसे पहले हूं, इस बात का दुख होता है मुझे कि भाजपा कहती है अपने आप को कि हम ये कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इससे कोई गंदा काम नहीं हो सकता है।
आज कई लोगों ने मुझसे कहा कि बीजेपी के लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालिए। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल की छतें गिरने के लिए तैयार हो रखी हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में आपके टीचर्स अनएजुकेटेड, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आते हैं और छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से अभी राजेश चमोली जी बोल रहे थे, आते हैं स्कूल में, अटेंडेंस लग रही है लेकिन वहां पे आपको टीचर नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी विफलता है भाजपा सरकार के लिए। मुझे तो एक उम्मीद होती थी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी कि स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मैंने दिल्ली में जब मैं अभी गई थी तो मैंने एक स्कूल देखा था। मैं अपने नेफ्यू के साथ दिल्ली में गई थी तो मैंने एक स्कूल देखा था, और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आप पार्टी की बात जरूर करूंगी कि बीजेपी को ये मॉडल अपनाना चाहिए। देखिए, कुछ अच्छा अगर आपको सीखने में मिलता है या किसी और पार्टी से अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो आपको वो चीज सीखनी ही चाहिए। और मैं तो कभी भी इस तरह की नहीं सोच रखती हूँ कि ये छोटा है या ये बड़ा है। जहां पे आपको कुछ अच्छा लगता है तो बीजेपी को ये नीति अपनानी चाहिए। एक एक स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इस तरह के मॉडल पर तैयार होने चाहिए कि लोग सीखें, लोग उदाहरण माने कि भारत में इस तरह की शिक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा जो है प्राइवेट स्कूल में, आप ये देखिए, एक दूसरी बात एक जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि सबसे बड़े बुरे हाल है कि ये तो आप फीस की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर साल जो है वो पेरेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है। बिल्कुल। और सिक्योरिटी डोनेशन हर साल, ये एक नई चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं कई लोगों को देख रही हूँ, वो आके मुझे बताते हैं कि मैडम हमें हर साल 14,000 या 15,000 रुपए जमा करता है। मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट कहाँ सोई है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि गरीब लोग जो आज महंगाई की मार से पीड़ित हैं, आज सिलेंडर को आप देखिए, आप किस चीज में महंगाई, आप टैक्सेस देखिए आप हर जगह, और आज जो है आम आदमी रो रहा है। भाई, जब आम आदमी रो रहा है, आज बच्चों को कहां से कोई पढ़ाई करवाएगा। जो बीजेपी कहती थी कि हम लोग ये सस्ता करेंगे, हम लोग खाली मुफ्त में राशन देने से कुछ नहीं होने वाला है। आज भारत का एक एक बच्चा एजुकेटेड बनना चाहिए। आज एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बीजेपी की सरकार बिल्कुल। लेकिन ये जो फीस है ये आड़े आ रही है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहता है। मेरी बच्ची भी पढ़ती है प्राइवेट स्कूल में। मैं भी जानती हूँ कि ये प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस किस तरीके से कितनी ज़्यादा होती है, और एनुअल फीस, तमाम चार्जेस बताने के बाद, देने के बाद भी बीच बीच में ऐसी चीज़ें हैं कि 1,000 रुपये इस एक्टिविटीज़ के, तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ के देने पड़ जाते हैं। अनुपम जी, आपके पास आएंगे। क्या वाकई सीख लेनी चाहिए बीजेपी को? उसमें भी कमीशन होते हैं। आम आदमी पार्टी से, आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट से, दिल्ली से कुछ सीख लेने की जरूरत है बीजेपी को। और साथ ही मुझसे पूछ रही हैं? जी अनुपम जी, जी अनुपम जी, देखिए, कोई गुरेज नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई गुरेज नहीं है सीख लेने में। सीख लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी तो सर्वगुण संपन्न है। अपने आप को सर्वगुण संपन्न कहने से अब मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूं तो थोड़ा हो जाएगा। तो जनता माननी चाहिए ना। मैं कहूं मैं बहुत बड़ा नेता हूं तो जनता माननी चाहिए। जनता मानेगी नेता हूं तब मैं नेता हूं। मेरे मुंह से कहने, अपने मुंह या मिट्टू बनने से क्या फायदा। देखिए, 6 साल हो गए भाजपा को यहाँ उत्तराखंड में, और काफी होता है ये पीरियड। अगर सुधार करना चाहो तो बहुत बड़ा पीरियड होता है ये। आज अभी जैसे सोनिया जी ने बोला कि 2-2.5 महीने पहले इशू लाना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि बड़े सारे क्राइट इश्यूज ऑलरेडी चलते हैं, और गलती होने से पहले अगर आप खड़े हो जाएं टोकने, तो बंदा कहता है मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे टोकने क्यों आ गए। मुद्दा तो यह है कि हाँ, अब ये हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, नाम लेके बताऊंगा, इंदिरा नगर में यहाँ। आपकी बात थोड़ी सी रोकना चाहूंगी। ये पिछली बार भी हुआ था और ऐसे ही मीडिया की सुर्खियां बना था। मैं समझ रहा हूँ, हर साल का मुद्दा है ये, हर साल का मुद्दा है। के बाद लोग भूल जाते हैं, उसके बाद नहीं, पूरे साल भर जो है वो भूल जाते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन इस बार नहीं भूलेंगे क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने अब अंगद का पैर डाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। आज मेरे को बहुत अच्छा है, आभार मैं आपका कर रहा हूँ के न्यूज का, कि उन्होंने एक इतने ज्यादा जनता के जनहित के मुद्दे को सामने लाके खड़ा किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 72 घंटे का अल्टीमेटम देके आए शिक्षा विभाग को, और हमें इसके एक्सक्यूज से कोई मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं, शिक्षा मंत्री कहाँ बैठे हैं। विभाग बना बैठा है, विभागीय अधिकारियों के पास पूरी पावर है, तनख्वाहें ले रहे हैं मोटी मोटी। अब वहाँ उनका काम करने का उनका जिम्मेदारी बनती है।
अगर 72 घंटे में हमारे 10 बिंदुओं पे इन्होंने काम नहीं किया है, और उन बिंदुओं पे हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि जिस भी स्कूल ने री एडमिशन के नाम पे या री रजिस्ट्रेशन के नाम पे अभिभावकों से पैसा ले लिया है, वो पैसा उन्हें लौटाना होगा। जो गलत तरीके, जो कीमत से ज्यादा की कॉपी किताबें बेच रहे हैं, क्योंकि अनुपम जी अरविंद पांडे 72 जी ने घंटे पिछली का बार अल्टीमेटम दिया पिछली है बार आपने, बड़ा इसके सीना बावजूद ठोक के भी कहा था, अगर सस्ता बस्ता अगर होगा। ऐसा नहीं होता है देन उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या जी। करेंगे, क्योंकि हम तो निर्णायक युद्ध लड़ते हैं ना, हम लोगों की तो आदत खराब है, हम लोग निर्णायक युद्धों में जाते हैं। हम सिर्फ ऊपरी और थोथली राजनीति बिल्कुल, नहीं असर करते भी कि आज होना ये चाहिए मुद्दा अनुपम पकड़ जी। लिया, कल वो मुद्दा पकड़ लिया। अब इसमें क्या है, देखिए सोनी जी, अगर ये विभाग सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के घालमेल होते हैं। चमोली भाई भी अच्छे से ये चीजें जानते हैं, और अधिकारी उसका फायदा उठा लेते हैं, और सब चीजें लचर हो जाती। शिक्षा निहायत जरूरी है, इसका एक्सक्यूज दे दे कोई मुझे कि भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, तो क्यों? तो प्राइवेट स्कूल खोल ही क्यों रखे हैं? प्राइवेट चेन बंद कर दो, बिल्कुल ही उसको जड़ से ही समाप्त कर दो, फिर सिर्फ सरकारी रखो, अगर आपने ऑप्शन में ये रखना है तो। हमारे तो सिंपल सी बात है कि जिन स्कूल्स के अभी तक एनजीओ, क्योंकि ये एक एनजीओ होता है, जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये जो है संस्था रजिस्टर्ड होती है। इनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द है 10-10, 15-15 सालों से कईयों के, इनके रजिस्ट्रेशन रद्द हैं। ये लोग बैलेंस शीट्स वहां जमा नहीं कर रहे हैं। तो विभागीय हर चीज को मुख्यमंत्री आगे छोड़ना करेगा। विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो लोग, मुख्यमंत्री, देखिए सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रखना, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका काम है इस एडमिनिस्ट्रेशन को काबू में रखना। लेकिन यहाँ घालमेल करके सारे रिश्वत में शामिल हैं। खुद मंत्रियों ने अपने बड़े बड़े स्कूल खोल लिए, इसलिए उन्होंने भी लगाम छोड़ रखी है। अब इस सारे मामले में पिस रही है जनता पूरी तरीके से। आज जो महंगाई का आलम है, उस महंगाई के आलम में मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। मेरी बिटिया 10th में आई है, मेरा बेटा 8th में आया है, और मेरा सबसे छोटा एक और बेटा है जो अभी 2nd में आया है। अब आप ये लगा लीजिए, पर हेड का बचता 10-10 हजार का है। अब मैं अगर ये बात चैनल पे कहूँ तो लोग कहेंगे यार अनुपम भाई को दिक्कत आई थी इसलिए ले गए आंदोलन उठा के। लेकिन देखिए, दर्द उसको पता चलता है जो दर्द में सहभागी हो। ये एक्चुअली पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक मुद्दा है। के लिए पहले से तैयारी भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि कांग्रेस नकारा थी, भ्रष्टाचारी थी, तो मैं हमेशा कहता हूं हम लोगों ने मान लिया भाई साहब, हम लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब करंट सब्जेक्ट पे बात कीजिए ना। अब तो आप लोग बैठे हैं, आपने कहा था हम इस देश को बदल देंगे, हम इसे विश्व गुरु बना देंगे, हम डबल इंजन है, इसको बहुत तेज चला देंगे। तो भैया वो कहाँ है तेज? अगर आप रात के 8 बजे खड़े होके खुलेआम नोटबंदी कर सकते हैं बिना किसी प्री सूचना के या किसी योजना के, आप धारा 370 जैसा हटाने का फैसला कर सकते हैं, आप 3 तलाक जैसा फैसला कर सकते हैं, तो आपका मुख्यमंत्री यहाँ जो बैठा है उत्तराखंड में, वो एक ही रात में ये लेटर क्यों नहीं लिख सकता है कि कल सुबह से जितने भी स्कूल जिनकी रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हुए हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, जितने स्कूलों ने पैसा एक्सेस लिया है वो पैसा वो वापस करें, और ये जो ट्यूशन फीस के नाम पे पैसा ले रहे हैं, LKG UKG फर्स्ट क्लास की 2700 रुपए महीना है ट्यूशन फीस, 2700। आप लॉजिक लगाइए कि 2 घंटे के लिए जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए आप 2700 रुपए किस बात का चार्ज करें? और टीचर से आप पूछेंगे कि तेरी सैलरी कितनी है, तो टीचर की सैलरी है 6000-7000 रुपए महीना। इससे क्यों चमोली भाई, इससे ज्यादा तो देते नहीं है प्राइवेट टीचरों को। आप टीचर को दे रहे हैं 6000-7000, आप 12th की ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां रख रहे हैं, उनको टीचरिंग करा रहे हैं। आपने अपने कागजों में 2-3 सीनियर टीचर्स के कागज लगा रखे हैं जिनके भी आप पे आपने अपना लाइसेंस दे रखा है। आपका खंड अधिकारी, कमलेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, और साथ ही आपके पूर्व जो शिक्षा मंत्री रहे हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने भी कहा है स्कूल संचालक और अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? 72 घंटे का अल्टीमेटम यूकेडी ने भी देकर रखा है। कमलेश जी, सत्ता चली गई आज यहाँ से। कमलेश जी आप सुन पा रहे हैं? कमलेश जी ने डिबेट छोड़ दी। चलिए कमलेश जी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही।
संगीता जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजेश चमोली जी आपके पास आएंगे। आप काफ़ी सहमति आपकी नज़र आ रही थी अनुपम खत्री जी की बात से, क्योंकि उन्होंने लॉजिकल चीज़ों को बोला है और हकीकत भी कुछ यही है। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी सवाल उठा दिए। तो क्या लगता है इन माफियाओं के खिलाफ जो अंकुश है वो कैसे लग पाएगा, लग भी पाएगा, या फिर जो यूकेडी ने अल्टीमेटम दिया है बस ये अल्टीमेटम ही रह जाएगा? देखिए सोनी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से लग सकता है, लेकिन उसके लिए सहभागिता की आवश्यकता है। जैसे यूकेडी ने भी कहा है, हम भी लगातार राज्य के तमाम जो जन मुद्दे हैं उन पर मुखर होकर बोलते हैं और आम आदमी पार्टी बोलती है, लेकिन इसमें सहभागिता जब तक आम जनमानस की नहीं होगी। हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम तो लगातार महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, ये भर्ती पेपर लीक हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, तमाम मुद्दों पे विपक्ष सड़कों पे स्थितियां आपके भी कार्यकाल में कुछ ऐसी ही रही हैं। लेकिन नहीं, तो मैं बताया ना आपको कि भाई 2015-16 में जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, हम फीस एक्ट लाए, हमने ड्राफ्ट तैयार किया था और उस ड्राफ्ट को देखिए भाई, सरकार यही तो करती है, पहले ड्राफ्ट तैयार करेगी, निश्चित रूप से उसके बाद उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। जैसे 15-16 में हमने फीस एक्ट बनाया था, उसका MC जोशी जी जो सचिव थे शिक्षा के, उनके बड़ी मेहनत से वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि जिससे राज्य में जो बड़े माफिया है, मतलब जो ये क्या नाम उसका कॉलेजों स्कूलों पे जिनका संरक्षण है, जिनकी मोटी मोटी फीसें जाती हैं, डोनेशन जाता है, उन पे पेच कसा जाए। लेकिन 2017 में जब सरकार चेंज हुई तो सरकार, नेक्स्ट सरकार का यही दायित्व होता है कि पुरानी सरकारों के जो जनहित के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन ये सरकार, आप देखिए, जब से सरकार आई है, केंद्र में हो चाहे राज्य में, लगातार वो काम कर रही है जो जनता नहीं चाहती है। सपोज करो किसान बिल आया देश में, किसान नहीं चाहते थे किसान बिल आए, व्यापारी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का GST आए, लेकिन क्या है, आपकी तरफ से लागू कर दिया। हम चाहते हैं सरकार जनता के मुद्दों पे, जनता के हित के लिए काम करे, लेकिन हुआ क्या है, आप देखिए लगातार, जैसे अभी अनुपम जी ने भी कहा, संगीता जी ने भी कहा, मुझे भी ये बात करने में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लोगों के कॉलेज हैं, स्कूल हैं और मोटी मोटी कमीशन उनको जाते हैं, उनके तहत मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सबका बंधा हुआ है। स्कूल ड्रेस देखिए, फिक्स है कि स्कूल ड्रेस यही से लेनी है, 5-5 हजार की ड्रेस आ रही है। बुक्स का फिक्स है कि इस बुक्स स्टॉल से आपने बुक्स लेनी है। तो वो जब नियम नहीं बने हैं, और हम तमाम लोग उत्तराखंड यही चाहते हैं कि NCERT के नियम लागू हों। हमें याद है कि NCERT के अगर नियम होंगे तो 60-65 रुपए की बुक्स हैं, लेकिन वही बुक्स निजी पब्लिकेशन को दी गई है, NCERT की भी, और चाहे ICSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, तमाम बोर्ड की जो NCERT की बुकों का जो वो था, उनको दरकिनार करके जो निजी पब्लिकेशन है, जो 400, 500, 1200 में बुक्स को बेच रहे हैं, उन निजी पब्लिकेशन की बुक्सों को अलाउ किया गया है तमाम विद्यालयों में। और देखिए आज बस्तर के क्या हाल है, जहाँ किताबों में तो 6 किताब होनी चाहिए थी, वहाँ 12 किताब है, जहाँ 12 होनी चाहिए वहाँ 24 किताब है। इस प्रकार से मतलब 8 से 10 किलो का तो बच्चे का बस्ता है। सोनी जी, आप 5वीं 6वीं के बच्चे का अगर बैग उठाएगा कोई, तो देखा कि 7-8 किलो का बेचारा कैसे मतलब इस बोझ को उठा के जा रहा है। लेकिन मनमानी है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है, कंट्रोल है ही नहीं है। जनता की सहभागिता, जब तक इन आंदोलनों में जनता की आवाज अगर बन के जनता नहीं आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे ही लूटते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि अभिभावक संघ उत्तराखंड के तमाम जो निजी विद्यालय हैं, वो अभिभावक संघ आए सड़कों पे। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। आप देखिए कोरोना काल में, और हम इस सरकार से उम्मीद भी ज्यादा नहीं कर सकते, कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में जहां लोगों के रोजगार छिन गए थे, कई लोग सड़कों पे थे, बच्चों, उस टाइम तक इन लोगों ने वहां, तो आप इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना तो है। कमलेश जी चले गए हैं डिबेट से, नहीं तो सवाल मेरा उनसे था, क्योंकि जवाबदेही उनकी बनती है और क्या कुछ कार्रवाई होगी। अब आगे आप इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? यूकेडी ने तो अल्टीमेटम दिया है। हाँ, देखिए हम तो लगातार, मैं इस बात को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ कि यूकेडी ने भी मुद्दा उठाया है, आम आदमी पार्टी भी मुद्दा उठाती है राज्य के, इसमें कोई इतराज बात। लेकिन हम लगातार जन मुद्दे जितने भी इस राज्य के हैं, हमारे तमाम प्रतिनिधि हो, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो, हम लगातार उन तमाम मुद्दों को, जिससे जनता का हित हो, इस राज्य में जनता को फायदा हो, उन तमाम मुद्दे राज्य में उठाते हैं और हम आगे भी लगातार उठा रहे हैं। मेरा मानना है, सरकार से भी निवेदन है कि आप एक फीस एक्ट ले आइए, साथ ही साथ जो आपने कहा था कि हम राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण जो हमने 2022 में इन्होंने मंजूरी दी थी, उसको लागू कर दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि NCERT की बुक्स आपकी
विद्यालयों में लागू होंगी, और एनसीईआरटी की बुक्स के जो रेट है वो एक मानक फिक्स हो जाएंगे भाई इनके। लेकिन जब आप निजी पब्लिकेशन को बार बार काम देते रहेंगे, बिल्कुल, fix कर देंगे, निजी इनके प्रकाशकों की बुक्स को क्यों निर्धारित किया जाए? जाहिर सी बात है, तो मनमाने तरीके से रेट वसूले ही जाएंगे। संगीता जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो राजनीतिक, अगर खादी की बात की जाए, अगर नेता का स्कूल में पैसा लगता है, वो किसी भी पार्टी विशेष का हो, तो वो इस तरीके से मनमाने तरीके से धन उगाही करेंगे? देखिए सोनी जी, यही तो भ्रष्टाचार है, जिसे सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन यही एक भ्रष्टाचार है जो शिक्षा की आड़ में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। और आप देखिए कि सारा पैसा किससे उठाया जा रहा है? जनता से। जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे कैसे अपना पेट काट कर, बाकी जरूरतों को कम करके किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे उनकी फीस भरते हैं। और इस सारे प्रकरण में सोनी जी, कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाते, केवल उनका सपना रह जाता है, क्योंकि वो उतनी फीस ही नहीं दे सकते। वो सोचते हैं पर वो उनकी पहुंच से बाहर होती है। लेकिन उसी देखिए, अगर सरकारी स्कूल, सोनी जी मैं फिर बार बार कहूंगी कि सरकारी स्कूल आप बेहतर करेंगे तो शिक्षा माफिया पर लगाम लगेगी। क्योंकि लोग जब अपने बच्चों को, बार बार सरकार ये कहती है कि सरकारी स्कूल इसलिए बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वहां बच्चे नहीं जाते पढ़ने के लिए, वहां बच्चों की संख्या कम है। तो भाई आप वहां पे व्यवस्थाएं ऐसी दीजिए कि माँ बाप अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए भेज सके। जिन व्यवस्थाओं की, जिन अच्छी गुणवत्ता वो चाहते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी फीस दे करके, इतनी महंगी ड्रेस, इतने महंगे बस्ते क्यों खरीद करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? माँ बाप इस लालच से कि उनको वहां एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर वही अच्छी शिक्षा उन्हें सरकारी स्कूल में मुहैया होगी तो वो कभी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और देखिए, इसका उदाहरण दिल्ली बिल्कुल सामने है। और हमने दिल्ली में भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है सोनी जी, लेकिन हमने वहाँ प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई। हमने वहाँ प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाने की, ट्यूशन फीस वहाँ प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगने दी। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई उनकी मान्यता रद्द की गई। तो देखिए, जो निजी स्कूल एक मुनाफे की दुकान की तरह चल रहे हैं, दिल्ली सरकार ने उस पर लगाम लगाने का काम किया और सरकारी स्कूलों को उसके कंपैरिजन में अच्छा, बेहतर खड़ा करने की कोशिश की, जिससे कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। वहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, सरकारी स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतर आया, प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में आया। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, आज वहाँ सरकारी स्कूल में प्राइवेट प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल्स है, स्मार्ट क्लासेस हैं, वहाँ के टीचर्स बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चों का बेहतर भविष्य शिक्षा से बनता है। हम एक तरफ बात करते हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य जो बुनियादी जरूरत है, और बुनियादी जरूरत को इस तरह से बेचा जा रहा है। पैसे की खरीद फरोख्त लगातार शिक्षा माफियाओं से चल रही है। तो देखिए, सरकार का कहना और करना दोनों में बहुत फर्क है। तो अगर ये डबल इंजन की सरकार अच्छी नीयत से सोचे कि हमें शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगानी है, तो ये कड़ा फैसला लेकर के आज आ जाए, सारे शिक्षा माफियाओं पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये लगाम लगाना नहीं चाहते सोनी जी। बिल्कुल, नीयत में खोट नजर आ रहा है। अनुपम जी, कैसे अंकुश लगेगा शिक्षा माफियाओं पर? देखिए, शिक्षा माफियाओं पे तो तभी अंकुश लगेगा जब सिस्टम सही होगा, जब गुणवत्ता सही होगी। अभी जैसे हम लोग लगातार बात करते हैं सरकारी स्कूलों की लचर हालत की, या कोई पेरेंट्स कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, तो इसका एक मतलब बड़ा साफ है कि सरकार पे यकीन नहीं है जनता का। यकीन होता तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते। सरकार को यकीन कमाना पड़ेगा, और इसको कमाने के लिए कोई इनकी लगाम तो कसनी पड़ेगी। और अगर उत्तराखंड में ये लगाम नहीं कसेंगे तो हम कसवाएंगे। 6 साल के टर्म में 6 बार सेशन लग चुका है, हर साल सेशन लगता है। सरकार तो 5 साल के लिए एक बार बनती है, स्कूल में तो हर साल एडमिशन होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से सो रही है आंखें मूंद के। अरविंद पांडे जी ने जो एनसीईआरटी लागू करवाया और वो जो किताबें छपाई, उसमें फायदा किसका हुआ? जरा जाके पूछेगा कि उन्होंने अपने किस आदमी को सारा पब्लिकेशन का काम दिलवाया। चमोली भाई तो जानते ही होंगे, है ना। पीछे के पर्दे से ये भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है शांति प्रसाद भट्ट जी, वो इनको कहते हैं तराजू वाली पार्टी हमेशा। और मैं बिल्कुल मानूंगा ये तराजू वाली पार्टी है, क्योंकि इनके एक पड़ले में क्या होता है, जनता का नाम होता है, दूसरे पड़ले में होता है धंधा, बिजनेस। ये इधर से दिखाते कुछ और है, उधर करते पीछे से कुछ और है। तो इस कुछ और वाले सब्जेक्ट को इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। इन्हें जनता के सामने अपने को साबित करना ही पड़ेगा। इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर 10 साल के कार्यकाल के बाद, और इतने लंबा पीरियड जो आजादी से लेके कांग्रेस ने देश को दिया, अगर जनता उसके बाद कांग्रेस को नकार सकती है,
तो ये तो जुम्मा जुम्मा अभी नए नए मौला हैं, इनकी अजान को अभी टाइम ही कितना हुआ है, 2 बार के टर्म तो पूरे करे नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। नया मुल्ला वो क्या कहते हैं, अजान ज्यादा तगड़ी देता है, लेकिन उसका फायदा नहीं, गला भी बैठ सकता है। तो जनता अगर उनको नकार सकती है जिन्होंने आजादी से लेके आज तक काम किया, तो ये तो क्या है, ये तो अभी के बने हुए नेता लोग हैं, इन्हें भी नकार देगी। एक बात चमोली भाई ने जो कही कि जनता को आगे आना चाहिए, देखो चमोली भाई, जनता की अब बड़ी समस्याएं हो गई हैं। इतनी महंगाई, घर चलाना, 10 चीजें मैनेज करना, और फिर सबसे बड़ी बात ब्लैकमेल होना। आज जनता ब्लैकमेल हो रही है। अगर वो स्कूल के खिलाफ जाएगी तो स्कूल उनकी बच्चों की ऐसी तैसी कर देता है, वो बिल्कुल उनका वो हाल बना देता है कि, और अच्छा दूसरी मजे की बात, अगर वो किसी शिक्षा अधिकारी के पास जाए, किसी मंत्री नेता या विधायक के पास जाए, तो विधायक उनकी सुनता नहीं है, तो फिर वो स्कूल वाले और चौड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ले, तू गया था शिकायत लेके, क्या हो गया तेरा। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो बेचारा चुप होके बैठ जाता है सहम के। मुझे आज भी याद है कोरोना पीरियड के बाद जब एग्जाम आ रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले थे, मेरे बच्चों के स्कूल की बात बता रहा हूँ, गौतम इंटरनेशनल था वो समय, तो वहां पे साहब जिनकी फीस नहीं आई उनको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ये कह दिया गया था। मुझे जानकारी मिली मेरी वाइफ के माध्यम से कि भाई जिनके वो है उनको एग्जाम नहीं दिए जा रहे, और व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, जिनके एग्जाम, जिनकी फीस आई है वो लोग जी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं तत्काल स्कूल पहुंचा अपनी टीम को लेके, और मैंने वहां यही सवाल किया, मैंने कहा आपके पास कौन सा लिखित अधिकार है बच्चों को इस एग्जाम से रोकने का। तो मजबूरी उनको सबका एग्जाम कंटेन करना पड़ा। तो कुछ तो स्टैंड हमें खुद भी पावरफुल होकर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम ये देखते हैं कि हमारे बगल में 10 खड़े हुए लोग कमजोर हैं, वो बेचारे अपनी बात सही नहीं रख सकते। लेकिन मुझे लगता है अनुपम जी कि अगर राजनीतिक किसी भी नेता का पैसा प्राइवेट स्कूल में लगा है, उसकी वजह से ये मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है, तो मुझे लगता है राजनीतिक पार्टी का ही नेता इस मुद्दे को भी बखूबी उठा सकता है। और कार्रवाई अब होगी या नहीं होगी, या आपके अल्टीमेटम का कितना असर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कहते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे बुनियादी ये मुद्दे हैं, और इससे देश की तरक्की भी निर्धारित होती है। वहाँ की सत्ता में काबिज जो भी सरकार है उसको इसे गंभीरता से लेना चाहिए, और ये कहने से गुरेज नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि दिल्ली सरकार से वाकई सबक लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।